हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, मतलब स्प्लाइटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन समझाया था। तो थोड़ी देर के लिए हम अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षकों के विभाजन की बात करते हैं और उसके बाद में फिर हम डिस्कशन करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। तो देखिए, अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षकों के विभाजन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लिगेंड थे जब मेटल के पास में आते हैं संकुल बनाने के लिए तो वो अच्छों से होते आते हैं, मतलब एक्सिस से होके आते हैं। और आप लोगों को पता है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ईजी कक्षकों का ज्यादा होता है। तो जो मेटल के साथ लिगेंड संकुल बनाने के लिए आ रहे हैं वो एक्सिस से होके आ रहे हैं, तो लिगेंडों के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और मेटल की डी ऑर्बिटल्स के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ईजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, जिसकी वजह से ईजी कक्षकों की ऊर्जा तो क्या हो जाती थी ज्यादा। और टी2जी कक्षकों में क्या होता था, क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में होता था, इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में होता था। अभी मैं और डायग्राम के आधार पर आप लोगों के लिए समझा दूंगा। तो एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रेजेंट होता है, जबकि लिगेंड तो एक्सिस से होके आ रहे हैं, तो वो एक्सिस वाली ऑर्बिटल्स है अर्थात जो ईजी ऑर्बिटल्स है उनका रिपल्सन ज्यादा करती हैं और उनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। जबकि टी2जी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है, तो उनको लिगेंड कम रिपल्सन करता है तो उनकी एनर्जी कम हो जाती थी। तो अष्टफलकीय संकुलों में जो टी2जी कक्षक थी उसकी एनर्जी तो क्या थी, कम, और जो ईजी कक्षक थी उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा, क्योंकि लिगेंड टी2जी कक्षकों को कम रिपल्सन करते थे तो उनकी एनर्जी कम थी और ईजी कक्षकों को ज्यादा रिपल्सन किया था तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में जस्ट उसका उल्टा होता है। अष्टफलकीय संकुलों में जो कंडीशन बनी थी चतुष्फलकीय संकुलों में वो कंडीशन पूरी की पूरी उल्टी हो जाती है। उल्टी इस तरीका से हो जाती है, वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, अष्टफलकीय संकुलों में जो 6 लिगेंड होते हैं वो मेटल के साथ जब संकुल बनाने के लिए जाते हैं तो वो एक्सिस से होकर जाते हैं और एक्सिस पर ईजी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में जो 4 लिगेंड होते हैं, देखो भाई, अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और चतुष्फलकीय संकुलों में 4 लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब 4 लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाते हैं तो वो एक्सिस से होकर नहीं जाते, एक्सिस के बीच में से होकर जाते हैं। अब एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व किनका ज्यादा होता है, टी2जी कक्षकों का ज्यादा होता है। तो जो 4 लिगेंड है वो टी2जी कक्षकों को ज्यादा रिपल्सन करते हैं क्योंकि टी2जी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है और लिगेंड भी एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं। तो टी2जी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं और रिपल्सन होने की वजह से टी2जी कक्षकों की ऊर्जा तो क्या हो जाती है, ज्यादा, और ईजी कक्षक एक्सिस पर प्रेजेंट होती है। तो एक्सिस से होकर तो लिगेंड आ ही नहीं रहे हैं, वो तो एक्सिस के बीच में से होकर आ रहे हैं। तो ईजी कक्षकों का रिपल्सन तो करेंगे लिगेंड, लेकिन कम करेंगे कंपेयर टू टी2जी कक्षकों के। तो चतुष्फलकीय संकुलों में टी2जी कक्षकों का रिपल्सन ज्यादा होता है तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ईजी कक्षकों का रिपल्सन कम होगा तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एक डायग्राम के आधार पर मैं आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार फिर से देख लेना। अष्टफलकीय संकुलों में मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाए थे और उसके आधार पर समझाया था। एक बार फिर से मैं डायग्राम के आधार पर आप लोगों को समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है। कौन कौन सी होती है, देखो, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होती है डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनकी मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, ये टी2जी कक्षक हो गई, ये हो गई बेटा आप लोगों की डी एक्स बाई कक्षक मतलब ऑर्बिटल। ये एक्स एक्सिस हो गई मेरी और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है क्योंकि इनकी जो पाली होती है अर्थात जो लोब होती है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है। ये शुरू की 3 तो कौन हो गई आप लोगों की टी2जी कक्षक,
और ये लास्ट की दो हो गई बेटा आप लोगों की इजी कक्षक। इन चीजों को हम पहले से बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं, ठीक है, क्लास 11 से ही। चलो ठीक है, अब देखो ये हो गई हमारी डी एक्स वाई कक्षक। अब डी वाई जेड कक्षक की बात करते हैं। ये हो गई हमारी, ये बाई एक्सिस हो गई और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, और ये हो गई डी बाई जेड कक्षक, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वाली की, ये हो गई डी एक्स जेड कक्षक, ये हो गई एक्स और ये हो गई आप लोगों की जेड, ठीक है ना। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो किनके बीच में होता है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये T2G कक्षक है। T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनकी जो पाली होती है अर्थात इनकी जो लोब होती है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होती है, ना कि एक्सिस पर होती है। चलो ठीक है, अब इसकी बनाती है स्ट्रक्चर। देखो इसकी स्ट्रक्चर को मैं यहां पर बना देता हूं। ये हो गई बेटा आप लोगों की एक्स एक्सिस और ये हो गई आप लोगों की बाई एक्सिस, ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। और ये हो गई आप लोगों की बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर कक्षक, ठीक है ना। एक और रह गई डी जेड स्क्वायर, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है ना, जगह कम है मैं इधर बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये हो गई डी जेड स्क्वायर कक्षक, ठीक है ना। ये हो गई हमारी जेड एक्सिस और इस तरीका से एक एक्सिस इस तरीका से राउंड राउंड गोल गोल घूमती है। इसका मतलब ये राउंड राउंड गोल गोल घूम रही है आप लोगों की। अब देखो डी की कितनी कक्षक होती है, 5 कक्षक होती है। पांचों कक्षकों के नाम आप लोगों को सामने लिखे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, जिनको हम किन के नाम से जानते हैं, T2G कक्षकों के नाम से। बची कुची दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनको बेटा हम किसके नाम से जानते हैं, ईजी कक्षकों के नाम से। इन चीजों को हम अच्छी तरीका से जानते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इनकी जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो उनका इस प्रकार से होता है। ये डी एक्स वाई कक्षक हो गई आप लोगों की, जिनमें एक एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो मैंने इसको मान लिया और वाई एक्सिस मैंने इसको मान लिया। ये स्ट्रक्चर हो गई डी एक्स वाई कक्षक। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं होते। देखो ये जो पाली है ना आप लोगों की, ये पाली और ये पाली, ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है। देखो यहां पर एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, यहां पर एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। ये डी एक्स वाई हो गई, ये डी वाई जेड हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। इनकी भी पालियों को देखिए एक्सिस के बीच में, ये हो गई डी एक्स जेड, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। एक पाली आप लोगों की ये रही, एक ये रही। इलेक्ट्रॉन घनत्व किन के बीच में हो गया, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट हो गया। चलो इसको देखिए, ये हो गई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। ये देखो यहां पर पाली है वो बेटा आप लोगों की एक्सिस पर बना रखी है, मतलब पाली यहां पर किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को शो कर रहा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो किन पर प्रेजेंट है, एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो ईजी कक्षक होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये पाली किस पर प्रेजेंट है, एक्सिस पर प्रेजेंट है। ये देखो ये डी जेड स्क्वायर कक्षक, यहां पर भी आपको पता है ये जेड एक्सिस हो गई और यहां पर पाली प्रेजेंट है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व भी किस पर प्रेजेंट है, एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो मतलब ये निकल के आया है कि डी की 5 ऑर्बिटल होती है, जिनमें 3 तो T2G कक्षक होती है और 2 हम लोगों की ईजी कक्षक होती है। T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है और जो ईजी कक्षक होती है उनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो अष्टफलकीय संकुलों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब 6 लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, संकुल बनाने के लिए जाते हैं तो वो एक्सिस से होकर जाते हैं। अब एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व किनका ज्यादा है, ईजी कक्षकों का ज्यादा है। तो कॉमन सी बात है यहां पर इस ईजी कक्षक के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लिगेंड के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो कॉमन सी बात है वो प्रतिकर्षण से उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, किनकी, ईजी कक्षकों की, अष्टफल के संकुलों में। और T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, तो एक्सिस के बीच से तो वो आ ही नहीं रहे हैं, तो रिपल्सन तो इनका भी करेंगे, प्रतिकर्षण इनका भी होगा, लेकिन इनका थोड़ा कम होगा। तो इनकी एनर्जी तो कम हो जाती है और इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है अष्टफल के संकुल में। लेकिन टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, चतुष्फल के संकुल। इनके अंदर जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है कि चतुष्फल के संकुलों में 4 लिगेंड मेटल के साथ जब संकुल बनाने के लिए जाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाते हैं तो वो एक्सिस के बीच में से होकर जाते हैं। और एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व किनका ज्यादा होता है, T2G कक्षकों को ज्यादा होता है। किनका ज्यादा होता है,
ये हो गई बेटा आप लोगों की T2G कक्षक, ठीक है ना। ये हो गई आप लोगों की, ये हो गई आप लोगों की 2 EG कक्षक, ठीक है ना। तो चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर जो 4 लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जा रहे हैं, वो एक्सिस के बीच में से हो जा रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में से। तो एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व किनका ज्यादा होता है? T2G कक्षकों का। तो वो 4 लिगेंड है, वो T2G कक्षकों को ज्यादा रिपल्सन करेंगे, उनका ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, और ज्यादा प्रतिकर्षण होने की वजह से इन T2G कक्षकों की ऊर्जा तो ज्यादा हो जाती है। EG कक्षकों का भी रिपल्सन करेंगे वो 4 लिगेंड, लेकिन थोड़ा कम करेंगे। कम करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है ना। तो चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर जो T2G कक्षक होती है उनकी एनर्जी तो क्या होती है? ज्यादा, और जो EG कक्षक होती है उनकी एनर्जी क्या होती है? कम। जबकि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर आप लोगों ने देखा था EG कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा थी और T2G कक्षकों की ऊर्जा कम थी। तो जो अष्टफलकीय संकुल थे उनका बिल्कुल उल्टा किनका होता है? चतुष्फलकीय संकुलों का। और इसका रीजन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया कि अष्टफलकीय संकुलों में जब 6 लिगेंड मेटल के साथ संकुल बनाने के लिए जाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाते हैं तो वो एक्सिस से होकर जाते हैं, ठीक है ना। अष्टफलकीय संकुलों में किससे होकर जाते हैं? एक्सिस से होकर जाते हैं, तो इनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं और इनकी एनर्जी को कम कर देते हैं। लेकिन जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें जो लिगेंड मेटल के साथ संकुल बनाने के लिए जाते हैं तो वो एक्सिस के बीच में से होकर जाते हैं। एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व T2G कक्षकों का ज्यादा होता है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इनकी एनर्जी घट जाती है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब इनका मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना देता हूं, ऊर्जावस्था चित्र बना देता हूं जो कि हमने अष्टफलकीय संकुलों में बनाया था। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, अब देखिए बोर्ड की तरफ। देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, आप लोग बोर्ड की तरफ देखना। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो मेटल की कितनी डी ऑर्बिटल होती है? 5 ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना। कितनी होती है बेटा? 5 डी ऑर्बिटल होती है। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, ये लो यहां पर बना देता हूं। देखो मेटल की कितनी ऑर्बिटल है? यहां पर 5 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं धातु या धातु आयन। मेटल भी हो सकता है और उस पर कोई चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर डी की 5 ऑर्बिटल बना देता हूं, ये लो। इनके नाम है डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। इनको हम किन के नाम से जानते हैं? T2G कक्षकों के नाम से। और इनको हम किन के नाम से जानते हैं? EG कक्षकों के नाम से, ठीक है ना। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं धातु या धातु आयन, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये डी की जो 5 ऑर्बिटल है ना बेटा, और जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हुआ है तब पांचों की एनर्जी क्या होती है? समान। देखो अभी लिगेंड मेटल के पास में नहीं आए, केवल मेटल है या मेटल के पास में कोई चार्ज है, मतलब धातु है या धातु आयन है, लिगेंड नहीं आए, तो पांचों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। और जिन डी ऑर्बिटलों की या जिन ऑर्बिटलों की एनर्जी बराबर होती है उनको हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, मतलब डी जनरेट डी ऑर्बिटल। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इनको बोलते हैं हम समभ्रंश, समभ्रंश डी कक्षक, मतलब इनकी एनर्जी क्या होती है? समान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। और समझने के लिए लिख देता हूं समान ऊर्जा की, समान ऊर्जा की डी कक्षक। क्या लिख दिया मैंने? समान ऊर्जा की डी कक्षक। अब देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बेटा अभी लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए नहीं आए हैं तो पांचों की एनर्जी क्या होती है? समान होती है, ठीक है ना। अब लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए आ रहे हैं, कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4 लिगेंड आ रहे हैं, क्योंकि बात किन की हो रही है? चतुष्फलकीय संकुलों की हो रही है। तो 4 लिगेंड चले अपनी जगह से, किसके पास में आ रहे हैं? मेटल के पास में। मेटल के पास में वो संकुल बनाने के लिए आ रहे हैं तो किन से होके आ रहे हैं? अक्षों के बीच में से होके आ रहे हैं, एक्सिस के बीच में से होकर आ रहे हैं। और एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व किनका ज्यादा होता है? T2G कक्षकों का। तो वो 4 लिगेंड है, वो T2G कक्षकों का रिपल्सन ज्यादा करेंगे, और यदि उनका रिपल्सन ज्यादा करेंगे तो उनकी एनर्जी को बढ़ा देंगे।
जबकि ईजी कक्षकों का भी रिपल्सन करेंगे, लेकिन उनका रिपल्सन वो कम करेंगे। कम करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ये 5 डी ऑर्बिटल है ना बेटा, इनका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। विभाजन का मतलब ये टूट जाएंगी, जिनमें T2G कक्षकों की एनर्जी तो ज्यादा हो जाती है और ईजी कक्षकों की एनर्जी कम हो जाती है। किस तरीका से शो करते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए। ये लो, मैंने यहां पर शो कर दिया, ये मेटल की 5 डी ऑर्बिटल है बेटा, इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है ना। इनका क्या हो गया, विभाजन, ठीक है। जिनमें आप लोगों की ये कौन सी कक्षक हो गई, ये हो गई आप लोगों की T2G कक्षक। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए T2G कक्षक, ठीक है। इनके नाम है DXY, DYZ, DXZ, ठीक है ना। और यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए ईजी कक्षक, ठीक है। ये नीचे की तरफ हो गई आप लोगों की ईजी कक्षक, और इनके नाम है DX² माइनस Y², और ये हो गई आप लोगों की DZ², ठीक है। इनके नाम क्या है, ईजी कक्षक, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गई ना कि T2G कक्षक की एनर्जी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि लिगेंड इनको ज्यादा रिपल्सन कर रहे हैं, और ईजी कक्षकों की एनर्जी कम क्यों हो रही है, क्योंकि लिगेंड इनका कम रिपल्सन कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना, चलो मैं और थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को साफ दिखाई दे जाए, ठीक है ना। वो थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको इस तरीका से बना देता हूं, बोर्ड छोटा है यार, बोर्ड बड़ा लाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है ना, हाँ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लो बेटा, ये हो गई आप लोगों की ईजी कक्षक, ये हो गई आप लोगों की, क्या नाम है इनका, DX² माइनस Y², और ये हो गई आप लोगों की DZ², और ये हो गई बेटा औसत ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। मतलब यहां से इतनी एनर्जी बढ़ेगी और यहां से इतनी एनर्जी घटेगी, उसको बोलते हैं औसत ऊर्जा स्तर। इसका नाम हो गया औसत ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ईजी कक्षकों की एनर्जी कम हो गई, T2G कक्षकों की एनर्जी ज्यादा हो गई। अब औसत ऊर्जा स्तर से T2G कक्षकों की ऊर्जा कितनी ज्यादा हो गई, इनकी जो ऊर्जा बढ़ेगी बेटा वो बढ़ेगी प्लस 0.4 डेल्टा टी, या आप लोग +4 dq भी बोल सकते हो। अरे सही बात है भाई, जो आप लोगों ने अष्टफलकीय संकुल पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि इसकी एनर्जी कम थी, कितनी कम थी, -0.4, ठीक है ना। और चतुष्फलकीय संकुलों में वो कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो रही है, वहां पर घटती थी, यहां पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है औसत ऊर्जा स्तर से, +0.4 डेल्टा टी या +4 dq, या टी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों की बात हो रही है, ठीक है। और औसत ऊर्जा स्तर से ईजी कक्षकों की ऊर्जा कितनी कम हो रही है, इसकी जो ऊर्जा कम हो रही है बेटा वो हो रही है -0.6 डेल्टा टी या -6 dq, ठीक है ना, -6 dq। देखिए अष्टफलकीय संकुलों में क्या था, इसकी एनर्जी ज्यादा थी और इसकी एनर्जी कम थी। इसकी कितनी ज्यादा थी, तब वहां पर ये प्लस में था और ये किस में था, माइनस में। लेकिन बात चतुष्फलकीय संकुलों की हो रही है, डायग्राम पूरा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो यहां पर औसत ऊर्जा स्तर से इस T2G कक्षक की ऊर्जा कितनी बढ़ी, +0.4 डेल्टा टी या +4 dq भी बोल सकते हो, ठीक है। ईजी कक्षकों की ऊर्जा कितनी घटी, -0.6 डेल्टा टी या -6 dq। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है। फिर इस ईजी कक्षक और T2G कक्षकों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, CFSE बोला था, ठीक है ना। तो इस CFSE को हम किससे शो करते हैं, आप लोग इसको डेल्टा टी से शो कर सकते हो, 10 dq से शो कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको CFSE बोल सकते हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस ईजी कक्षक और T2G कक्षकों का जो ऊर्जा अंतराल है इसको हम क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, जिसको डेल्टा टी या 10 dq से शो करते हैं। देखो बेटा, ये ईजी कक्षक और जो T2G कक्षकों का जो ऊर्जा अंतराल है, अर्थात ये जो गैप है, इसको हम CFSE बोलते हैं, जिसको डेल्टा टी या 10 dq, या आप लोग इसको CFSE बोल सकते हो, ठीक है ना। ईजी कक्षक और T2G कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम CFSE बोलते हैं, जिसको डेल्टा टी या 10 dq से हम शो कर सकते हैं। पहले तो ये बात बताओ, सभी बच्चों को यहां से अच्छी तरीका से समझ में आ गई, क्योंकि इन सारी चीजों का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई। अब देखो,
यहां पर एक पॉइंट बड़ा गौर करने वाला है। वो एक पॉइंट गौर करने वाला बच्चों ये है कि आप लोगों को पता है कि जो अष्टफलकीय संकुल होते थे उनमें सममिति का केंद्र होता था, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती थी, इसलिए वहां पर ये जी शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें बेटा सममिति का केंद्र नहीं होता। यह सममिति का जो केंद्र होता है ना, सममिति का केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है ना बेटा, वो अष्टफलकीय संकुलों में तो होती है, इसलिए आप लोगों ने देखा वहां पर जी शब्द का यूज करते थे। लेकिन जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं ना, उनमें ये सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि केंद्र के आसपास का, भाई कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ उसमें सममिति का केंद्र एक ही प्रेजेंट होता है। अरे सही बात है, कोई भी वस्तु हुई या कोई अणु हुआ आप लोगों का, उसमें सममिति का केंद्र एक ही प्रेजेंट होता है और वो होता है बिल्कुल सेंटर पर। नाम से पता लग रहा है, सममिति का केंद्र बिल्कुल सेंटर पर होता है और उस सेंटर के आसपास का पूरा वातावरण अगर किसी के अंदर समान है, किसी वस्तु के अंदर समान है, किसी अणु के अंदर समान है, तो उसमें सममिति का केंद्र होता है। और अगर आसपास का वातावरण समान नहीं है तो उसमें सममिति के केंद्र उपस्थित नहीं होता है। तो अष्टफलकीय संकुलों में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति के केंद्र उपस्थित होता है, इसलिए वहां पर जी शब्द का उपयोग किया जाता है। जी का मतलब जी रेड, मतलब जिनमें सममिति का केंद्र उपस्थित होता है। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं होता, यह सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होती। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है तो बेटा ये जी शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए अष्टफलकीय संकुलों में तो ये जी शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों में आप लोग इस जी शब्द का उपयोग नहीं करोगे। ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। आप लोग इस जी शब्द का उपयोग नहीं करोगे और उसका रीजन ये है कि चतुष्फलकीय संकुलों में ये सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं होता है। तो नहीं होता है तो फिर आप लोग इस जी शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ईजी को हम क्या बोलेंगे? केवल ई कक्षक बोलेंगे और T2G कक्षक को हम केवल T2 कक्षक बोलेंगे। उसका रीजन आप लोगों के लिए बता दिया कि चतुष्फलकीय संकुलों में सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं होता है। अष्टफलकीय संकुलों में जी शब्द का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में सममिति का केंद्र उपस्थित होता है तो उनके लिए हम जी शब्द का उपयोग करते हैं। तो बात आप लोग समझ में आ गई ना कि यहां पर इसको केवल ई कक्षक बोलोगे और यहां पर इसको क्या बोलोगे? आप लोग T2 कक्षक बोलोगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां तक तो सभी बच्चों के समझ में आ गया, लेकिन अगला पॉइंट, अगला पैराग्राफ को आप ध्यान से समझना। देखो बेटा, जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं वो दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो निम्न चक्रण संकुल भी बनाते हैं और वो उच्च चक्रण संकुल भी बनाते हैं। दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो आप लोगों के अष्टफलकीय संकुल होते हैं। क्योंकि अष्टफलकीय संकुल में जो प्रबल लिगैंड होता था वो T2G और EG का गैप क्या करता था? ज्यादा करता था। और दुर्बल लिगैंड होता था वो T2G और EG का गैप क्या करता था? कम करता था। तो अष्टफलकीय संकुल में जहां पर T2G और EG का जो डिफरेंस था वो ज्यादा था, वो प्रबल लिगैंड के केस में था, तो वहां पर निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। और जो दुर्बल लिगैंड के केस में उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, क्योंकि गैप क्या होता था? कम होता था। तो इलेक्ट्रॉन 3 नीचे बनने के बाद चौथा ऊपर चला जाता था, तो ऊपर चला गया चौथा इलेक्ट्रॉन, तो वो बनाते हैं उच्च चक्रण संकुल। लेकिन अष्टफलकीय संकुलों में T2G, ये जो EG कक्षक और ये T2G कक्षक है ना, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से जब आप एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऑल टाइम आप लोगों का ऊपर जाएगा, हमेशा ऊपर जाएगा। चाहे मेटल के साथ आप लोगों का प्रबल लिगैंड जुड़ा है या मेटल के साथ आप लोगों का दुर्बल लिगैंड जुड़ा है, कोई सा भी लिगैंड आप लोगों का जुड़ा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भरने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन ऑल टाइम कहां पर जाता है? ऊपर जाता है। फिर चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, फिर छठा यहां पर, सातवां यहां पर, आठवां यहां पर, नौवां यहां पर, 10वां यहां पर। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षक में जाता है। इसलिए जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई? उच्च चक्रण संकुल का मतलब यह हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों की ऊपरी कक्षकों में जाएगा, उच्च कक्षक में जाएगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यदि
उच्च कक्षक में जा रहा है, ऊपर वाली कक्षक में जा रहा है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे संकुल जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उच्च चक्रण संकुल। इसलिए जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो हर कंडीशन में उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, चाहे मेटल के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ा हो या मेटल के साथ दुर्बल लिगेंड जुड़ा हो। और इनके अंदर जो युग्मन ऊर्जा होता है, अर्थात जो पेयरिंग एनर्जी होती है, उसका मान ऑल टाइम ज्यादा होता है किससे? इस डेल्टा टी से। ठीक है ना। ये जो बेटा युग्मन ऊर्जा होती है ना चतुष्फलकीय संकुल में, युग्मन ऊर्जा, इसका मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? डेल्टा टी से। ठीक है ना। इसका मान हमेशा ज्यादा होता है डेल्टा टी से। युग्मन ऊर्जा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों के युग्मन करवाने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसको युग्मन ऊर्जा बोलते हैं। आप चाहो तो उसको ऐसे भी बोल सकते हो, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। ठीक है ना। इन दोनों का मतलब यही है। युग्मन ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, जिसको मैंने पीछे शो कर दिया। तो इस युग्मन ऊर्जा का मान या इस पेयरिंग एनर्जी का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? डेल्टा टी से। इसलिए चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। कौन सा संकुल बनाते हैं बेटा? उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल का मतलब अभी आप लोगों के लिए बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने यहां पर भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिया। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होगी? क्या ईजी कक्षक और T2G कक्षक है, इनका ऊर्जा डिफरेंस कम है। ठीक है ना। इनका ऊर्जा डिफरेंस कम है, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से मिल जाती है। माध्यम से अगर ऊर्जा मिल गई तो कॉमन सी बात है, वो तीसरे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि गैप भी कम है और इतनी ऊर्जा उसको माध्यम से मिल रही है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, फिर वापस से छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन यहां पर, आठवां यहां पर, नवा यहां पर, दसवां यहां पर। कैसे मैं शो कर देता हूं, देखो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इसका जो ऊर्जा अंतराल है वो कम है, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल है। ठीक है ना। ऊर्जा अंतराल कम है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहां पर जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च चक्रण संकुल। मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षक में गया, 5 भर दिए, और डी के अंदर हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। छठा इलेक्ट्रॉन वापस से आप यहां पर भरोगे, सातवां यहां पर, फिर आठवां ऊपर चला जाएगा। ये नमा हो गया, ये 10 हो गया आप लोगों का। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ। चलो इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखी थी मैंने। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज और समझने वाली है, जिसका मैंने अभी आप लोगों के लिए डिस्कशन किया था, उसका और अच्छी तरीका से एक रीजन और दे देता हूं। क्या जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है, अर्थात ये जो ऊर्जा अंतराल होता है वो अष्टफलकीय संकुलों के लगभग आधा होता है। एक बार फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनके अंदर इस ईजी कक्षक और ये T2G कक्षकों का ये जो ऊर्जा अंतराल होता है ये अष्टफलकीय संकुलों के लगभग आधा होता है। आधा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब अष्टफलकीय संकुल बनते हैं तो 6 लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को रिपल्सन करते हैं, तो 6 लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करेंगी। अरे एक बात बताओ भाई, एक आदमी को एक तो 6 लोग मार रहे हैं और एक आदमी को 4 लोग मार रहे हैं, तो 6 लोग ज्यादा मारेंगे तो उसकी ऊर्जा को ज्यादा बढ़ाएंगे, और 4 लोग एक आदमी को मार रहे हैं तो वो थोड़ा कम मारेंगे तो उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी। ठीक है ना। तो अष्टफलकीय संकुलों में मेटल की डी ऑर्बिटल को 6 लिगेंड रिपल्सन करते हैं। अगर 6 लिगेंड रिपल्सन करेंगे मेटल की डी ऑर्बिटल को तो ऊर्जा अंतराल ज्यादा बनेगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि लिगेंड 6। लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों में कितने लिगेंड मेटल के पास संकुल बनाने के लिए जाते हैं? 4 लिगेंड बनाने के लिए जाते हैं। तो 4 लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन करेंगे। अरे भाई वहां पर 6 लिगेंड रिपल्सन कर रहे थे, यहाँ पर 4 लिगेंड रिपल्सन कर रहे हैं, तो 4 लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन करेंगी कंपेयर टू अष्टफलकीय संकुलों के। तो ये जो ईजी कक्षक और T2G कक्षक का जो ऊर्जा अंतराल है ना वो लगभग अष्टफलकीय संकुलों के आधा हो जाता है, क्योंकि वहां पर 6 लिगेंड रिपल्सन करते हैं, यहां पर 4 लिगेंड रिपल्सन करते हैं। तो ये जो गैप है ना बेटा ये कम होता है, कम गैप होने की वजह से ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों का ऊपर की तरफ जाता है, और इसी वजह से जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उनके अंदर जो युग्मन ऊर्जा होती है अर्थात जो पेयरिंग एनर्जी होती है उसका मान हमेशा ऑल टाइम ज्यादा होता है डेल्टा टी से। ये बात आप लोग याद रखना। बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है ना। अब बच्चों मैं आप लोगों के लिए
डेल्टा टी और डेल्टा ओ का एक रिलेशन और बता देता हूं, उस रिलेशन को आप याद रख लेना। क्या डेल्टा टी का डेल्टा ओ से क्या रिलेशन होता है? तो देखो मेरे पास यहां पर जगह, मैं डेल्टा टी और डेल्टा ओ का रिलेशन बता देता हूं। डेल्टा और टी और डेल्टा ओ का रिलेशन ये होता है, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशन होता है बेटा डेल्टा टी बाय डेल्टा ओ का, डेल्टा टी बाय डेल्टा ओ में संबंध। ये रिलेशन किसका हो गया? डेल्टा टी बाय डेल्टा ओ में संबंध। इस रिलेशन को सभी बच्चे याद कर लेना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बेटा, जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें डेल्टा टी का मान होता है वो क्या होता है? कम होता है। और जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनमें डेल्टा ओ का मान क्या होता है? ज्यादा। भाई चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल्टा टी से शो करते हैं ऊर्जा डिफरेंस, और अष्टफलकीय संकुलों में ऊर्जा डिफरेंस हम किससे शो करते हैं? डेल्टा ओ से शो करते हैं। तो अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को रिपल्सन करेंगे तो 6 लिगेंड रिपल्सन ज्यादा करेंगे तो ये गैप ज्यादा रहेगा। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में 4 लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को रिपल्सन करेंगे तो रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। और वो रिपल्सन इतना कम होता है कि अष्टफलकीय संकुलों के लगभग आधे के आसपास होता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ? भाई चतुष्फलकीय संकुल और जो अष्टफलकीय संकुलों में डेल्टा टी और डेल्टा ओ का रिलेशन की बात की जाए कि डेल्टा टी व डेल्टा ओ में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन ये है, याद रख लेना, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। ये डेल्टा टी व डेल्टा ओ में क्या है? संबंध। बात आप लोग समझ में आ गई। और इस तरीके से आप लोगों का बच्चों चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन कंप्लीट होता है। ये चीज आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। एक बार कम शब्दों में फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, 100 बातन की एक बात, ठीक है ना। इस 100 बातन की एक बात को याद रख लेना। उसी के से आप लोगों का चतुष्फलकीय संकुलों का डी कक्षकों का विभाजन भी कंप्लीट, और आप लोगों का अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन भी कंप्लीट। 100 बातन की एक बात यह है कि अष्टफलकीय संकुलों में जब 6 लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए जाते हैं तो वो एक्सिस से होकर जाते हैं, और एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ईजी कक्षकों का ज्यादा होता है। इसलिए ईजी कक्षकों को लिगेंड ज्यादा रिपल्सन करेंगे तो उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, और T2G कक्षकों को रिपल्सन कम करेंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो अष्टफलकीय संकुलों में T2G कक्षक निम्न ऊर्जा की होती है और EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। लेकिन जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें जस्ट उल्टा हो जाता है अष्टफलकीय संकुलों की। चतुष्फलकीय संकुलों में जो 4 लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए जाएंगे वो एक्सिस के बीच में से हो जाएंगे, बिटवीन द एक्सिस से जाएंगे, एक्सिस के बीच में। अब एक्सिस के बीच से संकुल बनाने के लिए जा रहे हैं तो एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व किनका ज्यादा होता है? T2G कक्षकों को ज्यादा होता है। तो T2G कक्षकों को लिगेंड ज्यादा रिपल्सन करेंगे, ज्यादा रिपल्सन करेंगे तो यहां पर इस T2G कक्षकों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, EG कक्षक का रिपल्सन कम होगा तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। बस इतना सा याद रखना है। T2G कक्षकों में हम इसके लिए T2G शब्द यूज करते थे और इसके लिए EG शब्द यूज करते थे। उसका रीजन था क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में यह सममिति का केंद्र सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती थी, इसलिए जी शब्द का उपयोग करते हैं। जी का मतलब जी रेड, ठीक है ना, जिनमें सममिति का केंद्र उपस्थित होता है। और जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें यह सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं होता। जब केंद्रीय उपस्थित नहीं होता तो आप जी शब्द का यूज कैसे कर सकते हो? इसलिए T2G कक्षक को यहाँ पर T2 कक्षक बोलते हैं और EG कक्षक को यहाँ पर E कक्षक बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। ये आप लोगों का पूरा टॉपिक है। अब बच्चों ये लेक्चर तो आप लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोग मुझे ये बताना आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, देखो जो मैंने आप लोगों के लिए समझाया, जिस लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए समझाया है, ये सारी बात बच्चों नोट्सों में लिखी हुई है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सारी बात जो चीज नोट्सों में लिख रखी है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लेक्चर लेता हूं। इसलिए क्लास को लेने के बाद, यहां पर वीडियो को देखने के बाद जब आप नोट्स देखोगे तो एक एक वर्ड उसका समझ में आएगा। और ऑनलाइन क्लासों का पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मैंने जो क्लास लाई उस क्लास को आपने अच्छी तरीका से देख लिया, क्लास समझ में आ गई, अब उसी के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स हैं। तो जैसे ही आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो नोट्सों में लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों की क्लास ली है, तो आपके नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद उन नोट्सों को आप एक बार क्लियर कॉपी में उतार दो। बच्चों ऑनलाइन क्लासों का सबसे बेस्ट तरीका है, एक बार आप इसको अप्लाई करके देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? क्लास ले ली, क्लास के बाद आप लोगों ने वो नोट्स देख लिए कि सर ने कहां तक क्लास ली है, और उसके बाद उसको क्लियर कॉपी में उतार दिए, बस
हो गई याद क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के नोट्स या इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आप लोगों के, ये बेटा आप लोगों को राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप लोगों को दोनों मीडियम में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। मेरी लैंग्वेज में हिंदी मीडियम के भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। चाहे बच्चा किसी भी मीडियम से हो, किसी भी स्कूल से हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो वो बच्चा, भारत में जहां पर भी बच्चा पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उनके पूरे नोट्स तैयार है। आप लोग आराम से वहां से नोट्स को ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।